नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया, आज दूसरा पार्ट है। ठीक है ना? तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं, अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। ये बहादुर शाह जफर है, ये पुत्र है इसके। ठीक, अब है औरंगजेब के बाद कोई मुगल। एक मिनट, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी
वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज वाणिज्यिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1948 में पहली भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1948 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। वास्को डी गामा किससे संबंधित था? पुर्तगाली था। 1491 में 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली के बाद में पहले अंग्रेज, फिर पुर्तगाल, पहले पुर्तगाली के बाद में फिर डच, फिर फ्रांसीसी, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। ठीक है। अब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ठीक है। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी की कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबा देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। व्यापार और राजनीति को
आइए देखें कि यह कैसे हुआ। अठारह सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। यह कैप ऑफ गुड होप। ब्रिटिश आइसलैंड, सेंट हेलेना, एक तो इधर गया है ना, और एक थोड़ी सी ऊपर गया, और ये सब इधर गए, एक इधर होके गया, एक इधर, मुंबई, मद्रास, भारत, कलकत्ता, कैंटोन, अफ्रीका। इधर से भी आए, ठीक, ब्रिटिश आइसलैंड। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से बाजार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, वाणिज्य कहलाता है। बढ़ने से रोक देती, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। यहाँ तक पढ़ लिया ना। आइए देखें यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी कहाँ है? कलकत्ता में। इस पे होया है भाई, इस नदी में और कूद के भी नहाया था बकायदा, हुगली नदी, हावड़ा ब्रिज पे 1651 में। हुगली नदी के किनारे से हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बताइए फैक्टर किसे कहा गया है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे से हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, यानी व्यापारियों को ही कहा गया है फैक्टर, है ना, ध्यान रखना। फैक्टर या फैक्ट्री, हाँ वही बात है, फैक्ट्री से निकला है फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1696 में कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। उनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है, ठीक है ना। 3 गांवों की 1696 में चारों तरफ किला बनाना शुरू किया था। इनमें से एक गांव कालीकाता था, कालीकाता, बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी में मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क
चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। फरमान होता है एक शाही आदेश। व्यापार से युद्धों तक यह है रॉबर्ट क्लाइव। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, यानी कि मुर्शिद पहले अलीवर्दी खान बाद में। मुर्शिद कुली खान पहले और अलीवर्दी खान बाद में। मुर्शिद कुली बड़ा नाम है, अलीवर्दी खान छोटा नाम है बाद में, बड़ा नाम पहले। ठीक। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। जब मुर्शिद कुली खां फर्स्ट, फिर है अलीवर्दी खां और थर्ड है सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलीबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। रॉबर्ट क्लाइव। पीछे क्या दिख रहा है? इधर जहाज है शायद, या कोई नाव है। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी ठीक है ना। अब आ रहा है भाई साहब प्लासी का युद्ध 1756। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले था मुर्शिद कुली खान,
फिर है अलीवर्दी खान, अब है सिराजुद्दौला। बंगाल। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कासिम बाजार। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ठीक। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है ना, कलकत्ता को तो फतेह कर लिया भाई, सिराजुद्दौला ने हरा दी मास कंपनी को, लेकिन मद्रास यहाँ तो फतेह कर लिया, हरा दिया है कंपनी को, लेकिन यहाँ से फिर सेना जा रही है इधर उनकी सहायता के लिए, कंपनी वालों की के लिए। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव। सेना को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़ी की मदद भी मिल रही थी, नौसैनिक बेड़ी की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी लंदन स्थित। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। उसके सेनापतियों में से एक मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। 1757 में बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी? यह भी बात सही है। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिरोज मीर जाफर आया वो। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। मीर कासिम तगड़ो यार, हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। हर महीने बहुत हुए भाई, 5 लाख रुपये। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यावसायिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई 1765 में, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए
क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। 1765 में दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राज्यों से संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत को उठा सकती थी। ऐसा यानी कि अपना ही खर्चा, अपना ही सब कुछ। अपने देश हैं, उनका तो चारों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसमें अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के फूलों के कारण पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, गुलाल पलास के खूबसूरत लाल फूलों से बनाया जाता है, होली पर इस्तेमाल होता है। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला है भाई। सिराजुद्दौला तो खूब लड़ा था, लड़ते लड़ते मर गया। सिराजुद्दौला की तो कोई गलती नहीं है, गलती है उसका सेनापति मीर जाफर की, जो अंग्रेजों के साथ मिल गया। संपन्नता का आश्वासन। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को
7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी सी बात होगी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। नवाब की शिकायत है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों ओर तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने माथे हाथ रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। अब है भाई साहब, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इसको देखते हैं। नवाब बनने का क्या मतलब था? क्या एक मतलब तो यही था इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ठीक, नवाब बनने का क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। ठीक है। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहाँ उसकी दौलत 401.102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 में सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेशात बद लगे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। बढ़िया है। और कहीं उसने आत्महत्या कर ली।
कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत करने वाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते हैं। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन कंपनी का फैलता शासन यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी यार? प्लासी की तो हुई सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। और बक्सर की लड़ाई हुई मीर जाफर, नहीं, मीर जाफर के साथ में नहीं हुई, मीर कासिम से हुई थी। जो मीर कासिम युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इसके बाद में फिर मीर जाफर को बनाया है भाई। तो सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर, है ना, मीर जाफर के बाद में मीर जाफर के बाद में मीर कासिम, और कासिम के बाद में फिर मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। रेजिडेंट क्या है भाई? रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यह पैसा और देना पड़ेगा इस गृह में। यानी कि यार राजा सहायक संधि कर ली तो यह सेना नहीं रखेगा, अंग्रेज की सेना रहेगी ना, तो बिन को खर्चो पानी या ना कोई राज्य देगा। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली ये है ना, गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। इन्हें अत्याचार तो खूब किया यार, और यही कारण है यार भारतीय संगठित और लड़कों से क्या में आपसी फूट की वजह से ये भारियों को मौका मिलो। अगर दो राजा या फिर दो शक्ति एक हो जाती ना, इनको सापड़ा सूप हो जाता।
लेकिन वो कभी हुई को नहीं एक सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। गवर्नर जनरल 1798 से 1805। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अवध को मिला लियो भाई, कब मिला लियो। और बेलेजली का शासन काल है 1798 से 1805। नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए। ठीक, अब अलग चैप्टर आ रहा है, इनको देख लेते हैं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशोआराम भरी जिंदगी के बारे में बताया और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। वही वाला सिस्टम हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली केटल द्वारा बनाया चित्र। बैलिकन को तो कैद को छोड़ा है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली केटल द्वारा बनाया गया चित्र। तेल 1772। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। यार, जेम्स मिल अपने उसमें भी है यार, मैनेजमेंट में और साइकोलॉजी में भी अधिक है शायद। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे एहतसाब की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जेम्स मिल 1832। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है।
हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का मतलब है निर्देश, अधीनस्थता, दब्बूपन। निषेधाज्ञा है निर्देश और अधीनस्थता यानी दब्बूपन। टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देता है तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, शासनकाल 1761 से 1782। ये है भाई साहब टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। दोबारा देखते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 यानी कि कुल मिलाकर 20 साल। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 99 यानी कि कुल मिलाकर 7 साल ही रख ले, 7-8 साल और कहीं। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यहाँ से चलेगी लड़ाई। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदेगारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767-69, 1780 से 84 द्वितीय, फिर 90 से 92 तृतीय, फिर 1799 यानी कि 67 और 69 फर्स्ट। या तो हैदर अली में हो और या भी हैदर अली में हो 1780 से 84, फिर ये टीपू सुल्तान 1790 और 92, 1799, 67 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 80 से 84 द्वितीय,
फिर 90 से 92, तृतीय 99। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। टीपू का खिलौना शेर। टीपू के एक विशालकाय मशीनों खिलौनों की तस्वीर है। मशीनी खिलौने की तस्वीर। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाया हुआ है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को अब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए। कहाँ रखा हुआ है? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए। टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब बयान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया। कटार भी जमीन पर गिर गए। फिर भी टीपू ने नियत ही शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद से उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा तैयार चित्र 1793। अब भाई यह चित्र बनाया है कौन ने? अंग्रेज अधिकारी ने। तो अंग्रेज अधिकारी का जो गलत चीज़ थोड़ी बताया वो, यहाँ पर अंग्रेजन को विरोध थोड़ी करे वो। बात दोनों को भी बढ़िया बताया हो कि देख अंग्रेजन है इनके साथ बढ़िया ही कर रहा है। आई समझ में? लेकिन इसने थोड़ी कराया, जोर ज़बरदस्ती बल प्रयोग कराया। हाँ, चित्रण में कछु और बेचा कछु और ही सीन रिया होएगा। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित 1793। गतिविधि। कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। मराठों से लड़ाई, कन्फेडरेसी यानी कि गठबंधन। ठीक, अब आ रही है मराठों से लड़ाई। और थोड़ी कुछ यहाँ में और कोनी मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगे। 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था
पानीपत और प्लासी अलग अलग है, आए समझ में, इनमें कंफ्यूज मत होना। प्लासी वाला तो वो है सिराजुद्दौला है ना, और पानीपत अलग है। अहमद साहब अब्दाली वर्सेस मराठा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, ठीक चूर चुका, इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का एक सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तगड़ा भाई दोनों ही, लेकिन ये आपस में मिलर कोरिया, तो इनको भुगतान उनको लास्ट में करना पड़ो। मिलर कोरिया है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ। 1782 में सालवाई की संधि कब हुई? 1782, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 और 5 ईस्वी मोर्चे पर लड़ा गया। 1803 और 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। बिठूर पर अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में। तो पहला कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालवाई के संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 और 1805, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये होगा कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः 1817 और 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स की 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है।
लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1813 से 23 या 13 और 10, हाँ 10 साल। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानते थे। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए अब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी चेन्नम्मा ने, भाई समझ में, कित्तूर कहाँ है, कैसे कर्नाटक, चेन्नम्मा ने 24 में गिरफ्तार कर लिया और 29 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। यानी कि अब आग सुलगने लग गई थी भाई। चेन्नम्मा को 18 जेल में मृत्यु हो गई है ना 1829 में, 24 को गिरफ्तार करी और 29 में। और जबकि दूसरा था कौन, गरीब जमींदार, वाको नाम कहीं एक गरीब चौकीदार है, रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। अठारह तीस में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। अठारह सौ 30 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, 1838 से 1842 के बीच, और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। अठारह से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अठारह से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। सिंध भी कब्जे में आ गया। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया।
1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। में उनकी मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 10 साल बाद 1839-1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। सिंध पर विजय कब किया गया था? 1843 में। विलय नीति। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार विलय नीति। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और इसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें 1748 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में। उदयपुर है सतारा को कब मिलाया था? 1838 में सर्वप्रथम। फिर संबलपुर 50, उदयपुर 52, नागपुर 53 और झांसी 54 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दोबारा देखते हैं। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। अब क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, बताइए डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 56 में इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का क्षेत्र। गतिविधि। कल्पना कीजिएगा आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चला कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? युद्ध करेंगे और क्या करेंगे?
संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का क्षेत्र। संबलपुर, संबलपुर। भारत 1797। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे 1797 में। ठीक, यानी कि इधर या अंग्रेज या इस साइड। और भारत 1840 में ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। काफ़ी वीडियो बढ़ गया यार, ये सब पीला पीला। अब है भारत 1870 ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, पूना, मुंबई, गोवा, बड़ौदा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, काठमांडू, बनारस, कलकत्ता। क्षेत्र ABC। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं हैं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रख कर देखें। तीनों नक्शों में इन इलाके की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। यार या को जिक्र को आयो कहीं या को। संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का क्षेत्र। नए राज्य की स्थापना, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। हेस्टिंग्स की बात है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यूरोपीय दीवानी और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1 मिनट। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी कि पैसा देला का मामला से मतलब है इनने जीव इन्हें ले लियो। आई समझ में। फौजदारी लड़ाई भड़ाई दंगा से कहीं मतलब जे हाली से में कोई बदलाव को करो जिदे काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। और वहाँ में तो स्वयं डायरेक्ट कलेक्टर हो तो वह सुबह तो चल रहा हो कहाँ भाई वाह डिपार्टमेंट बन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। यह एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में
11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इम्पोर्टेंट है भाई। शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। सदर निजामत अदालत अपीली अदालत है ना, और सदर निजामत अदालत। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिसों, अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर आर.सी. पोलार्ड द्वारा चित्रित 1789। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा चित्रित 1789। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप से चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक किस्सा इस प्रकार था। मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर, सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। कंपनी की फौज, कंपनी और थोड़ी का 24 में काजी एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसे व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। काजी मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद
जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी की व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, यानी कि एक तरह से वकील का पद। काजी मुफ्ती महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार, घोड़े पर चढ़ने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार, घोड़े पर चढ़ने वाली प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। घोड़े पर चढ़ने वाले प्रशिक्षित उसे कहते हैं सवार। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घोड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मचलॉक से लैस होते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, यानी कि मस्केट किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, मस्केट तोड़ेदार बंदूक, मस्केट तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। मैचलॉक। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदली सैनिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? हाँ, सही बात है।
जैसे मानेंगे सर पे वो सिपाही। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी कि वे कौन है। इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखलाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवाल। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र। 1780। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। धर्मशास्त्र। संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मैचलॉक और मस्केट। मस्केट और मैचलॉक पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। कंपनी के काम करने वाला बंगाल के सवार। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र। मराठों को मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1867 तक 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 67% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। बांध रखे उनको रस्सी से देखिए। यह शायद वह कोई उल्लंघन करो जो देखिए देर होया उड़ाड़ी गई। डच व्यापारी 7वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हुआ। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 34,700
774 थी। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। अठारह में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। अठारह में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट दासों की संख्या 34,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों और नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री और दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना, आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। नॉर्मन गॉर्डन द्वारा लिखित द चेनस दैट बाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ सोलिसबरी एट द केप 1996। भाई ये भी नहीं है कि जैसे कि पूरे अंग्रेज गलत थे, उनमें सही भी थे। आई समझ में? हाँ, लेकिन सही इनकी चली नहीं कुछ। आइए कल्पना करें, आप 18वीं सदी के आखिरी या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाबी कमाई के बारे में जान चुके हैं। दीवानी, फिर से याद करें। दीवानी का अर्थ है बुराइयों से वसूल करने का अधिकार। शेर मसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत रानी चेन्नम्मा कित्तूर में। सिपाही वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल। और फौजदारी अदालत दीवानी बुराइयों से वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत है। रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। कित्तूर। और सिपाही वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल। रेगिस्तान बरो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत बक्सर में, यहाँ पर प्लासी का युद्ध में, प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने गोद निषेध का सिद्धांत लागू किया। ऐसा ही कुछ। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। दक्षिण में सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। नहीं, कमजोर होता गया। गलत।
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। एकमात्र नहीं, और भी थी। महाराणा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। आइए विचार करें। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? सब्सिडियरी अलायंस यूरोपीय व्यापार कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। आइए करके देखें। बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेश काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। निम्नलिखित में से किसके बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं, जानकारियाँ इकट्ठा करें? किसी के बारे में। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराणा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाका का कोई पुराना शासक। अब ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब ये है ना, ये डलहौजी वाला, ये देखना है मुझे। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया, तो लास्ट में ही है। ये अपनाया था भाई, कोई पुरुष वारिस नहीं है तो इसकी रियासत हड़प ली जाएगी, कंपनी के बुआ के सब बन जाएगी। विलय नीति का नाम दिया, विलय नीति। विलय नीति, कुशासन, इसके बारे में डिटेल से नहीं है यार। संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का क्षेत्र, ये। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।